हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने इससे पहले जो अपनी प्रीवियस क्लास हुई थी उसके बारे में आपके सिलेबस जो था अपन ने उस सिलेबस के बारे में बात की थी और आज से अपना स्टार्ट अपन लोग कर रहे हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन। फर्स्ट जो पेपर था अपना, फर्स्ट पेपर का अपन फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण की बात अपन करेंगे। जो अपना फर्स्ट टॉपिक है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए बच्चों, राजनीति शास्त्र या राजनीति का अर्थ या राजनीति के दृष्टिकोण, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि राजनीति आखिर होती क्या है। कल अपन ने इसके बारे में थोड़ी सी बात भी की थी। हमने कुछ विचारों के बारे में मैंने आपको समझाया भी था, आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स आ रहे थे उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। लेकिन आप ये बताइए कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान आखिर है क्या। देखिए, बहुत सारे जो विचारक हुए हैं उन्होंने राजनीति विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, अपने विचारों का प्रतिपादन किया। या फिर अगर हम इसको स्टार्ट से लें, अगर हम इसके प्रारंभ से लें तो राजनीति विज्ञान के बारे में लोगों की क्या धारणा रही है। राजनीति विज्ञान के बारे में लोगों की धारणा ये रही है कि राजनीति बहुत बेकार चीज है, राजनीति बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं राजनीति में ही समस्याएं जो होती हैं उन समस्याओं का निवारण राजनीति विज्ञान के द्वारा ही संभव है। हम इन विचारधाराओं की या हम धारणाओं की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजनीति विज्ञान को पढ़ने से पहले राजनीति के बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजनीति आखिर किसको कहते हैं। तो अपन इसके बारे में बात करने से पहले इसके जनक की बात करेंगे कि आखिर राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो कौन है। मैं आपको बता देती हूँ कि राजनीति विज्ञान का जनक वैसे तो अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन आप उसको इस तरीके से समझिए, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर, ठीक है। और सुकरात, सुकरात यानी कि SPA यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम याद करने के लिए अगर हम देखें तो स्पा। इसको आप याद करके रखिएगा कि स्पा में सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं सुकरात के स्टार्टिंग से अगर हम चलते हैं तो सुकरात के विचारों जो था, इन्होंने जो विचार अपने दिए थे उन विचारों का प्रभाव प्लेटो पर बहुत ज्यादा पड़ा था। यानी कि ये अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो मानते थे प्लेटो, वो सुकरात को मानते थे। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात प्लेटो ने ये सोचा कि लोकतंत्र बेकार है और लोकतंत्र ने ही मेरे गुरु सुकरात की जान ली है, या इस वजह से इनकी मृत्यु हुई है। तो अपन यहाँ पे ये सुकरात और प्लेटो की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरस्तु तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों के बारे में या इन दोनों के बारे में विचारकों के बारे में बात करना आवश्यक हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि प्लेटो एक तरह से काल्पनिक विचारक था, प्लेटो एक तरह से काल्पनिक विचारक था। यानी उसने जितने भी अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उन सिद्धांतों पे उसने अपनी कल्पनाओं का उड़ान भरा और उसके जो सिद्धांत इन्होंने दिए, जो इन्होंने अवधारणाएं दी है प्लेटो ने, वो कहीं ना कहीं जो सत्यता की जो कसौटी है उस पर सही नहीं उतरती है। अरस्तु पर प्लेटो के विचार को इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि इन्होंने जो इनकी सत्य बातें थी उन्होंने अपने जीवन में इस तरीके से उतारी कि उनको जीवंत करने के लिए अरस्तु ने अपने सारे सिद्धांतों को इनके अकॉर्डिंग तो किया, लेकिन इनके अनुसार करने के अलावा उसमें कुछ अपने ही विचारों को उसमें ऐड कर दिया, अपने ही विचारों को उसमें जोड़ दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो जो है
उन्होंने राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया, विचारों का प्रतिपादन किया। रिपब्लिक है ना, इन्होंने इनकी मुख्य कृति थी जो न्याय पर आधारित थी। लॉज स्टेटमेंट और इनकी मुख्य कृतियां थी। क्रिटो, फ्रीडम, ये इनकी मुख्य रूप से कृतियां थी यानी रचनाएं थी, जिनमें इन्होंने अपने आदर्श, उपादर्श और आदर्श राजा, दार्शनिक राजा, इन सब के बारे में बताया था। लेकिन अरस्तु का ये कहना था कि प्लेटो ने ये जो धारणाएं दी हैं वो धारणाएं तो दी हैं, लेकिन ये धारणाएं सत्यता पर खरी नहीं उतरती है। इसीलिए अरस्तु ने अपने जीवन में बहुत सारे संविधानों का वर्णन किया और उन संविधानों का अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जाने चाहिए जो सत्यता की कसौटी पर खरे उतरे। इसीलिए जो अरस्तु ने जो सबसे पहले राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इन्होंने मान्यता दिलाई, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ही राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में माने जाते हैं या अरस्तु ही राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। आपके देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। तो आपके सामने क्लियर है क्वेश्चन का आंसर कि राजनीति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अब अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर। ये इस बार आपको इसलिए याद रखना है कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। क्लियर हो गई ये चीज। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान क्या है। देखो बच्चों, ये जो प्लेटो और अरस्तु हैं यूनानी विचारक थे। तो उस समय जो यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे उनको कहते थे पॉलिस, यानी कि एक तरह से ग्रीक भाषा का एक शब्द, ग्रीक भाषा का एक शब्द है पॉलिस। क्या है? पॉलिस। ठीक है, जिसका मतलब होता है नगर राज्य। नगर राज्य, क्योंकि उस टाइम यूनान में उस टाइम जो छोटे छोटे नगर थे वो छोटे छोटे नगरों में पूरा शहर बसा हुआ था, इसलिए उसको पॉलिस कहा जाता था। और इसीलिए यहाँ पे पॉलिस का जो अर्थ है वो क्या है? नगर राज्य। तो राजनीति यानी अपन इसको अगर इसके शाब्दिक अर्थ की अपन बात करें तो पॉलिस है इसका शाब्दिक अर्थ, जिसका मीन जो है यानी इसका अर्थ जिसको अगर हम लेंगे तो वो है नगर राज्य। ठीक है, अब राजनीति विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र क्या है? देखो, राजनीति क्या है सबसे पहले इस चीज को समझो, क्योंकि राजनीति क्या है उसके बाद हम शास्त्र क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो राजनीति क्या है कि नागरिक स्तर पर हमारे जो छोटे छोटे व्यक्तिगत स्तर पर या नागरिक स्तर पर हमारे जो सिद्धांत हैं और जो व्यवहार हैं उन्हें ही हम एक तरह संक्षेप में राजनीति कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के कुछ विचार हैं, उसने अपने विचारों का प्रतिपादन किया और वो विचार उसके व्यवहार को इंगित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके व्यवहार से कुछ लोग उसके साथ में जुड़े हैं, यानी कि उसके व्यवहारों का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ा है। यानी कि नागरिक स्तर पर या सार्वजनिक स्तर पर व्यक्ति के व्यवहार जो है वो एक तरह से एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। और इसी तरह से शासन में पद की लालसा प्राप्त करने का जो संकेत इसमें मिल रहा है उसको एक तरह से राजनीति कहते हैं। यानी कि नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत या व्यवहार ही राजनीति कहलाता है। मतलब यहाँ पे अगर हम राजनीति क्या है इसके अर्थ की बात करें तो इसका क्या अर्थ होगा कि नागरिक व सार्वजनिक स्तर पर व्यक्ति के व्यवहार या सिद्धांत को राजनीति कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको अगर हम संक्षेप में समझना चाहें कि शासन में पद की लालसा को प्राप्त करना ही एक तरह से राजनीति है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय जो राजनीति जो चल रही है, राजनीति का जो स्वरूप चल रहा है वो कैसा है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि इसको पद मिले,
प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं पे बहुत ऊंचा स्थान मिले, और उसको प्राप्त करने की लालसा में राजनीति में इतना लिप्त हो जाता है कि वो उससे दूर ही नहीं हो सकता है। वो चाहता है कि मुझे जो आज पद मिला है मैं उससे भी ऊंचा पहुंचूं या फिर उससे भी ऊंचा पहुंचूं, और उसको पद को प्राप्त करने की लालसा में वो पॉलिटिक्स में इस तरह से घिर जाता है कि उसको पता नहीं चलता है। राजनीति क्या है समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है कि शास्त्र क्या है। तो शास्त्र ये कि किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित वह समस्त ज्ञान जो एक ठीक क्रम में संग्रहित किया गया हो, क्या कहलाता है? शास्त्र। यानी कि शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है कि वह ज्ञान जो ठीक प्रकार से क्रमबद्ध या संग्रहित किया जाए वह शास्त्र है। क्या है वह? शास्त्र। अब इसका अपन एग्जाम्पल ले लेंगे कि एग्जाम्पल जैसे कि भौतिक शास्त्र, ठीक है, भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र, इस तरह से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र या वनस्पति शास्त्र। शास्त्र मतलब कि इन ज्ञान से संबंधित जो भी हमारे पास चीजें हैं उनको हमने एक क्रमबद्ध तरीके से संग्रहित करके उसको बद्ध कर दिया है, तो वो ज्ञान कैसा हो जाएगा? शास्त्र के अंदर आ जाता है। यानी कि नागरिक शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र या भौतिक शास्त्र या वनस्पति शास्त्र इसी एग्जाम्पल की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपन ने राजनीति विज्ञान के जनक की बात की है, और हमने यहाँ पे राजनीति क्या है और राजनीति के बाद शास्त्र क्या है। अब राजनीतिक शास्त्र क्या है कि राजनीतिक शास्त्र क्या है? एक तरह से कि वह ज्ञान जो राजनीति या राजनीति से जुड़े हुई चीजों से जुड़ा हुआ हो वो राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कहलाता है। आपने 12th में पढ़ा होगा कि क्या हम राजनीति को विज्ञान मान सकते हैं या इसको कला की श्रेणी में हम रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में क्लियर ही है पहले से। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं अब कि राजनीतिक शास्त्र, हमने सिर्फ राजनीति की बात की है, शास्त्र की बात की, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि नागरिक या राजनीतिक शास्त्र क्या है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र क्या है? आपके दिमाग में ये चीज है कि राजनीति एक गतिशील, कि राजनीति एक गतिशील प्रक्रिया है। एक राजनीति क्या है? एक गतिशील या गत्यात्मक प्रक्रिया है। मतलब कि निरंतर चलती रहती है, कुछ कहीं भी नहीं रुकती है। ये एकदम से जैसे पानी का बहाव होता है वैसे ही निरंतर गतिशील है, गत्यात्मक है, चलने वाली प्रक्रिया है। तो राजनीतिक शास्त्र क्या है कि ये एक विज्ञान है जो राज्य तथा राजनीति का अध्ययन करता है, जिसमें सरकार का अध्ययन होता है, राजनीति से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का अध्ययन होता है। लेकिन इसमें इस अध्ययन को भी हमारे लिए करना जरूरी हो जाता है कि इसमें सत्ताधारी जो है वो कौन है, वो सत्ता का प्रयोग क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसकी लालसा क्यों है? क्योंकि पद को प्राप्त वो करना चाहता है। इसीलिए राजनीतिक शास्त्र क्या है कि राजनीतिक शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम राज्य का भी अध्ययन करते हैं, सरकार का भी अध्ययन करते हैं, या हम राजनीति से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों और विभिन्न पहलुओं का जिसमें हम अध्ययन करते हैं वो है हमारा राजनीति शास्त्र। ठीक है, वो है हमारा राजनीतिक शास्त्र। अब हमारे सामने एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि राजनीतिक शास्त्र के दो आयाम हैं कि सत्ता का स्वरूप क्या है और सत्ताधारी कौन है। इसको मैं रस कर देती हूं। पहले राजनीतिक शास्त्र के आप पहलुओं की हम बात करेंगे। राजनीतिक शास्त्र क्या है ये हम कर चुके हैं अभी। अब हमारा है विभिन्न इसके जो पहलू हैं कि राजनीतिक शास्त्र के कौन कौन से पहलू हैं। राजनीति शास्त्र
के पहलू की बात कर रहे हैं अपन कि राजनीति शास्त्र का फर्स्ट जो पहलू है वो कौन सा है कि सत्ता का स्वरूप क्या है, सत्ताधारी कौन है, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप क्या है, सत्ताधारी कौन है, सत्ताधारी कौन है, कि सत्ता का स्वरूप क्या है और सत्ताधारी कौन है, यानी कि सत्ता का प्रयोग कौन कर रहा है और वो किस लिए कर रहा है। दूसरा पहलू है कि सत्ता में आने के बाद किस जाति और धर्म के लिए नीति का निर्माण करेगा, कि किस सत्ता में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद वह क्या कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा, कि सत्ता में एक व्यक्ति आ गया है, उसको वोट वगैरह मिल गए हैं, वो सारा चरणों से क्लियर होके वो आ गया है, तो सत्ता का स्वरूप क्या है और सत्ताधारी कौन है, ये बात क्लियर हो गई, सत्ताधारी कौन है। लेकिन जो व्यक्ति सत्ताधारक बना है वो सत्ता में आने के बाद वो क्या काम करेगा, जरूरी है कि वो जो सोच क्या है क्या वो ही काम करे, नहीं, वो ये जरूरी उसके लिए बन जाता है कि सत्ता में रहने के लिए उसको क्या काम करना आवश्यक है। जैसे कि वो किसी जाति धर्म के संदर्भ में सत्ताधारक बना है तो वो किससे रिलेटेड काम करेगा, उस जाति विशेष के संदर्भ में या किसी धर्म विशेष के संदर्भ में या उस संदर्भ में जिसके थ्रू वो आया है। तो राजनीति के दो पहलू यहाँ पे स्पष्ट हो जाते हैं कि सत्ता का स्वरूप क्या है और सत्ताधारक कौन है और सत्ता में आने के बाद वो व्यक्ति या सत्ताधारक क्या काम करेगा। देखिए राजनीति विज्ञान का जो उद्भव है, यानी कि राजनीति विज्ञान का जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत प्राचीन विचारधारा है, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। और जैसे कि हमने अरस्तु के बारे में बात करी थी कि ये एक टिपिकल कंडीशन थी पहले अरस्तु के सामने या उसके बाद में कि राजनीति विज्ञान को ये सारी चीजें हमारी क्लियर होने के बाद में कि राजनीति विज्ञान को क्या प्राचीन अवधारणाओं के जो मायने जो तय थे उनके अनुसार नए आयाम में परिवर्तित करना आवश्यक था या नहीं था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन राजनीति को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इसके अंतर्गत राज्य, सरकार, संस्थाओं, चुनाव प्रणाली या इसके विभिन्न अंग उनका अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आज राजनीति विज्ञान में राजनीति के अलावा गैर राजनीतिक तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया है और इसकी प्रक्रिया जो है वो इसीलिए निरंतर दिन पर दिन थोड़ी सी जटिल होती जा रही है क्योंकि इसमें बहुत सारे आयाम अब इसमें इंक्लूड होते चले गए हैं। ओके, गैर राजनीतिक तत्व में अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को चलाने में योगदान करते हैं और इस उद्देश्य से राजनीति अध्ययन में समाज में धर्म, संस्कृति, राजनीति, भूगोल, इतिहास जैसे तत्वों को भी महत्व दिया जाने लगा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फॉरेंसिक रिलेशनशिप की बात करते हैं कि हम वैदेशिक संबंधों की बात करते हैं, तो वैदेशिक संबंधों के संचालन में क्या एक तत्व काफी है? बिल्कुल नहीं। उसके निर्धारण के लिए हमारे सामने बहुत सारे तत्वों का होना आवश्यक है। भौगोलिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व या अन्य तत्व भी हमें देखने होते हैं कि अगर हमें किसी दूसरे देश से रिलेशन को स्थापित करना है, संबंधों को स्थापित करना है, तो हम उन संबंधों को स्थापित करने के लिए हमारा पक्ष मजबूत रखने के लिए ये सारे तत्वों को रखना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अब राजनीति के जो आयाम है वो बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गए। क्यों? क्योंकि अब इसमें राजनीति के अलावा अन्य अराजनीतिक तत्वों को भी या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया। प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किया गया, देखिए अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो बहुत सारी चीजें हमारे राजनीति में इन्वॉल्व है पहले से ही। राज्य सरकार का अध्ययन, चुनाव प्रणाली, संस्थाएं, सरकार के अंग, सारे इसके भी जितने भी राजनीति के विभिन्न पहलू हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो राजनीति के जो दो पक्ष हमारे सामने आए थे वो है इसके राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, कि अब इनका दृष्टिकोण जो है वो है क्या होता जा रहा है कि राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण क्या हो गया है अभी। मतलब राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण की बात करें तो राजनीति विज्ञान के कितने दृष्टिकोण है? दो। पहला है अपना परंपरागत दृष्टिकोण, ठीक है, परंपरागत दृष्टिकोण
और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, कि राजनीति विज्ञान की ये जो हमने विभिन्न बात की है अपन लोगों ने सभी ने, तो उसके दृष्टिकोण की हमने बात करी कि आधुनिक राजनीति विज्ञान या परंपरागत दृष्टिकोण, या ये दोनों ही जो दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से, आप जब 12th में थे तो 12th में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण मुख्य रूप से दो है, कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। अब एक चीज और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि परंपरागत दृष्टिकोण मुख्य रूप से राज्य के अध्ययन पर जोर देता है, कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है हमारा वो राज्य के अध्ययन पर जोर देता है, जबकि हमारा आधुनिक दृष्टिकोण प्रक्रिया प्रधान है। हमारा जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो है हमारा प्रक्रिया प्रधान। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों चीजों की अगर हमने बात करनी है तो पहले हमें ये समझना होगा कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो किस पर जोर देता है, राज्य के अध्ययन पर, लेकिन हमारा आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो किस पर जोर दे रहा है, हमारे प्रक्रिया पर जोर दे रहा है। अब आगे चलते हैं, इसको मैं रेस कर देती हूँ। परंपरागत और आधुनिक के बारे में आप लोग 12th में इसका बेस क्लियर करके आए हैं, वैसे तो आपको पता होगा कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में मुख्य अंतर क्या है। लेकिन अगर हम बात करें, अब परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की, अपने ए पॉइंट की। परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण बता चुके हैं पहले ही कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो राज्य के अध्ययन पर मुख्य रूप से जोर देता है, लेकिन द्वितीय विश्व से पहले जिस दृष्टिकोण का प्रचलन हुआ था उसे हम राजनीतिक में परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका जो जन्म है वो कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही हो चुका था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो अपना जो दृष्टिकोण आएगा वो जो दूसरा है अपना है आधुनिक दृष्टिकोण। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अपना परंपरागत दृष्टिकोण आ चुका था जिसमें राज्य के अध्ययन को मुख्य रूप से जोर दिया गया था। अब देखिए, इस दृष्टिकोण को विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि शास्त्रीय दृष्टिकोण या आदर्शात्मक दृष्टिकोण। इसके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, इसके विभिन्न नाम है जैसे कि आदर्शात्मक या शास्त्रीय दृष्टिकोण, कि इसके विभिन्न नाम है आदर्शात्मक और शास्त्रीय दृष्टिकोण। क्यों है, क्योंकि ये कैसा दृष्टिकोण है, परंपरागत या पहले का दृष्टिकोण। इसमें सिद्धांत के निर्माण में अनेक राजनीतिक चिंतनों का योगदान है। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने शुरू में आपकी बात करी थी कि प्लेटो, यानी कि इसके जो मुख्य जो विचारक हैं वो कौन कौन से हैं, प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल, रूसो, ये कैसे विचारक है, आदर्शवादी, और ये इसको इंगित करते हैं। यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण के मुख्य विचारकों में जो नाम आता है वो है, अगर हम प्लेटो की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सुकरात की भी बात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सुकरात के किनके मतलब प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात थे, इसलिए हम इसकी बात कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण में मुख्य रूप से एक तरह से एक और चीज मेन होती है कि ये जो दृष्टिकोण है वो किन पद्धतियों पर जोर देता है, यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो पद्धतियां हैं वो कौन सी है, सबसे मेन है निगमनात्मक पद्धति, दार्शनिक, ठीक है, आदर्शात्मक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है वन लाइन के क्वेश्चंस में कि इस दृष्टिकोण में किन किन पद्धतियों पर जोर दिया जाता है, कि निगमनात्मक, आदर्शात्मक और दार्शनिक है, ये नैतिक भी है, ऐतिहासिक भी है। यानी कि इसको हम किन किन नामों से और देखते हैं कि नैतिक पद्धति इसमें जोड़ा गया है, ठीक है, आदर्श हो गई है, ठीक है, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से है वो है अपनी निगमनात्मक पद्धति। अब निगमनात्मक पद्धति किसको कहते हैं, कि एक ऐसी पद्धति जो
सरल से कठिन की ओर जाती है उसे हम क्या कहेंगे? निगमनात्मक पद्धति। परंपरागत दृष्टिकोण मुख्य रूप से निगमनात्मक पद्धति पर ही आधारित है। क्यों? क्योंकि ये सरल से कठिन की ओर जाती है। बाकी इसको तो क्योंकि आदर्शात्मक हम कह सकते हैं, दार्शनिक हम कह सकते हैं, नैतिक हम कह सकते हैं, तार्किक हम कह सकते हैं। यानी कि ये क्यों है, ये सारी पद्धतियों का क्यों इसमें इन्वॉल्व किया गया? क्योंकि ये परंपरागत दृष्टिकोण है। ठीक है स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें अब परंपरागत के बाद हम इसमें दूसरे वाला जो हमारा दृष्टिकोण है आदर्शात्मक, उसकी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।